ओके, ऐसे सबने पढ़ लिया? क्या समझ में आया ऐसे पढ़ के? ओके, पीछे बच्चे सारों ने बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक ऑफ द एसे। बॉयज ऑन द लेफ्ट। हाँ जी, बॉयज ऑन द लेफ्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एसे? कंप्लीटली। बॉयज लेफ्ट साइड वाले बॉयज, हाँ जी, कंप्लीट नहीं किया अभी ऐसे? यस और नो? Whenever a person asks you a question, you need to give some kind of a feedback. I know silence is one of the feedbacks, but काम नहीं ना करेगा। नहीं नहीं नहीं, not in the class. Silence is not a best answer in the class. Is everyone reading the essay? Yes or no? No. Okay, जल्दी से करें फिर। Okay, we'll wait for the ones who have not yet completed reading. कुछ चीजें कलर कोऑर्डिनेटेड हैं आपकी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी पैराग्राफ के इंडिकेशंस कुछ दिए हुए हैं। यू नीड टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड व्हाइल यू आर रीडिंग। आपका मैक्सिमम मिनिमम 150, या आपकी रिक्वायरमेंट 150 है, नॉट लेस देन 150। ऊपर आप जा सकते हो एज मच एज यू वांट। रिकमेंडेड होता है 180 से ज्यादा आप ऊपर ना जाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करोगे तो यू गोइंग टू हैव लेस टाइम फॉर रेस्ट ऑफ द पर्सन। नहीं, ये ज्यादा हो जाता है। ये आपका तकरीबन लाइक 375 to 400 वर्ड्स का। आप समझो, आप ऐसे हाफ लिखना। इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऐसे to hear what you're supposed to write in what paragraph, not the length of the paragraph. अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। ओके मोहसिन, हाउ आर यू? मोहसिन, आपने टेस्ट दिया है बेटा? गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड था, and I have shared quantitative essay in WhatsApp group. Kindly read it before we start the lecture. आप जब पढ़ लें ग्रुप में से उस ऐसे को, तो काइंडली मुझे जरा इन्फॉर्म कर दीजिएगा चैट में। Avoid using the word हाँ, please. Kind of an inappropriate word in our setting. कौन नंबर तो नहीं है? Sorry? IES Abroad is an organization. International Education Student, something like that. And it's abroad, not abroad. थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना अभी से शुरू कर दे, वरना पीटीई में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी चेंजेस अभी से लाना शुरू करते हैं। PTE, presentation and personal effectiveness, वो आपको ग्रूम करते हैं, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाते हैं, ओवरऑल हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। जी, डन विद द ऐसे? ओके, ऑब्वियसली टॉप पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर है, और टॉपिक इज स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड अचीव ग्रेटर सक्सेस। इससे पहले हम इसको पढ़ें या इसके हमारा, हम पहले आज का चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 5 इज योर आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, ठीक है।
रीजन उसका उनका देने का ये है कि एक तो पेपर में वो आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे देंगे, और दूसरा आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जो है वो हमें आनी चाहिए है टू कन्विंस, और अपने क्लेम्स रखने के लिए सामने से कोई बात, सामने वाले को कोई बात करनी है, क्लाइंट से कोई बात करनी है, अपनी कोई बात मनवानी है, तो वो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना है कि हमें इतनी अहलियत, इतनी काबिलियत हो कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो माइंड में है वो सामने वाले तक अप्रोप्रिएट तरीके से रख सकें, कि वो एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान तो दे, माने ना बात है, बिकॉज दिस इज नॉट अ परसुएसिव राइटिंग, दिस इज आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। वो अपने पॉइंट्स दें, आप अपने पॉइंट्स दो, वो अपने पॉइंट्स दें, आप अपने पॉइंट्स दो, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट की राइटिंग नहीं है आप लोगों की, लेकिन बुक में हम वो करेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि वो भी हमारा टेस्ट में पेपर में आता है। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, कॉज एंड इफेक्ट दो पे ही सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि ये दो ही हमारी कोर्स का हिस्सा है। दोनों के कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी अगर हम की बात करें कि जो हम राइटिंग प्रोसेस में भी करते आए हैं, कि आपने अपनी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ कम्युनिकेशन को रादर तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। उसकी स्टार्टिंग होगी, उसका मिडल होगा, उसका एंड होगा। अब ओरल भी किसी से बात कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, तो हेलो हाय करोगे, सलाम करोगे, उसके बाद जिसलिए फोन किया होगा वो आप बातचीत करोगे, चाहे एक जुमला बोल रहे हैं चाहे 10 जुमले बोल रहे हैं, और उसके बाद मोस्ट लाइकली खुदाफिज करके आप फोन बंद करते हो, तो दैट इज योर एंडिंग। बहुत कम ऐसा होता है कि आपके मुंह पे कोई फोन बंद करते हैं, गुस्से में होगा तो करेगा। तो इसी तरह पीस ऑफ राइटिंग में भी आपकी तीन हिस्सों में डिवीजन होती है। कॉज एंड इफेक्ट का भी ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसे ही होगा। स्टार्टिंग होगी, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं, या इंट्रोडक्टरी सेक्शन कहते हैं। सेकेंड आपका बॉडी सेक्शन होता है, जिसमें आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हो, वो आपका आर्गुमेंटेटिव में भी होगा, वो कॉज एंड इफेक्ट में भी होगा। और तीसरा हिस्सा होता है आपका कंक्लूडिंग या कंक्लूजन, वो आपका कॉज एंड इफेक्ट में भी होगा, वो आपका जो है वो आर्गुमेंटेटिव में भी होगा। तो ये दो चीज, तीन चीजें आपकी कॉमन होंगी, कि आपका स्टार्ट, मिडिल और एंड दोनों टाइप्स ऑफ आपकी राइटिंग में होगा, एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न। हम कॉज एंड इफेक्ट और आर्गुमेंटेटिव की बात करें, लाइफ में कभी भी कहीं भी कोई लेटर लिखते हो, ईमेल लिखते हो, अभी आप लोगों ने लेटर लिखा है तो उसका स्टार्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि क्यों है, और फिर एंड किया था अपने साइन और नाम के साथ, तो उसमें मिडिल पार्ट में भी आपने कुछ लिखा था। तो लेटर का भी तो देखो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, क्योंकि अगेन वो पीस ऑफ राइटिंग है। तो पीस ऑफ राइटिंग या आपकी ओरल कम्युनिकेशन किसी भी टॉपिक पर किसी भी नौयत की हो सकती है, उसका स्टार्ट होगा, मिडिल होगा और एंड होगा। ओके, ये तो आपकी कॉमनैलिटीज होगी इसके अंदर। और कॉमनैलिटीज के अंदर ये है कि एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, वो आपसे टोटल 5 पैराग्राफ्स मांग रहे हैं, टोटल 5 पैराग्राफ्स, जिसमें से नंबर 1 आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, लास्ट वाला जो 5th है वो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। अब बीच में बचते हैं 3 बॉडी पैराग्राफ्स। ये अगेन एक सिमिलैरिटी है, आर्गुमेंटेटिव में भी वो आपसे 3 बॉडी पैराग्राफ्स मांग रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट में भी वो आपसे 3 बॉडी पैराग्राफ, कल हमने किया था ना 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स, तो वो अलग अलग पैराग्राफ में हो जाएंगे। तो एक और सिमिलैरिटी ये है कि टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स दे आर आस्किंग फॉर 5। तो हमने माइंड में रखना है, ना हमने 3 बनाने हैं, ना हमने 6 बनाने हैं, ना हमने 2 बनाने हैं, हमने 5 ही बनाने हैं। एक इंट्रो, लास्ट वाला आपका कंक्लूडिंग, और मिडिल के आपके 3 बॉडी पैराग्राफ्स। क्लियर है? गुड है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फर्क क्या है इन दोनों के अंदर। कि आप जहाँ कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हो, तो वहां एक पैराग्राफ के अंदर अपने कॉज को मेंशन करते हो, या किसी भी कॉज एंड इफेक्ट का स्लाइड आप ले लो, उस पैराग्राफ के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ रीजन, कॉजेज के ऊपर बात करनी है और उनके इफेक्ट्स के ऊपर बात करनी है, यानी कि उनके असरात के ऊपर, कि ये चीज दुनिया में हुई है या जिंदगी में है या मेरे पास है या समथिंग लाइक दैट, इसकी क्या रीजन, क्या कॉजेज या वजूहात रही है इसके होने के, क्या असर निकला है इसके होने के बाद, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, रिजल्ट क्या था, आउटकम क्या था, ये चीज जब हो गई है तो ठीक है, ये आपके कॉज एंड इफेक्ट हो जाता है। आर्ग्यूमेंटेटिव में ये चीज होती है कि आपको एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक दिया जाता है, कि जिसके अंदर आपकी राय कुछ और हो सकती है, मेरी राय कुछ और हो सकती है, इनकी राय कुछ और हो सकती है, इनकी राय कुछ कुछ मेरे से मिल सकती है, कुछ कुछ इनसे मिल सकती है, कुछ और ही हो सकती है। तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर आपकी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है, ताकि लोगों से उनकी राय का, यानी कि जो प्लूरल है, आरा और ओपिनियंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सके। अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट को एजुकेशन, तो आप हो सकता है को एजुकेशन के फेवर में बोल दो और अगेंस्ट में बोल दो। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में ये है कि आपने ज्यादा या तो फेवर में बोलोगे या आप अगेंस्ट बोलोगे, आप 50-50 नहीं कर सकते। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग इज 50-50।
अभी आप गौर से सुनना मेरी बात कि 3 पैराग्राफ दिए हुए ना उन्होंने, वो 4 दे सकते थे इवन नंबर, वो 2 दे सकते थे इवन नंबर, उन्होंने ऑड नंबर दिया है। रीजन ये है कि वो चाह रहे हैं कि 2 पैराग्राफ आप अपनी मर्जी के लिखोगे, 1 पैराग्राफ आप ऑपोजिट में जाके, वो 4 दे सकते थे इवन करने के लिए। तो वो डिस्कर्सिव राइटिंग होती है जिसमें आप इवन करते हो, डिस्कशन राइटिंग होती है जिसमें आप दोनों पहलुओं के ऊपर इक्वली बातचीत करते हो। चाहे 10 पैराग्राफ इस पे लिखे हैं तो 10 पैराग्राफ इसी के ऊपर लिखोगे, 2 लिखे हैं तो 2 लिखोगे। आपका आर्गुमेंटेटिव का रेशियो 75-25 का होता है। 75 आपकी मर्जी और 25 ऑपोजिट लोगों की। अब अगर को एजुकेशन के ऊपर आप फेवर में लिखोगे तो इसका मतलब है आपकी मर्जी है वो, तो इसका मतलब है कि 75% यानी कि 2 पैराग्राफ्स आप फेवर में लिखोगे और 1 पैराग्राफ आपको उसके अगेंस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट रूल है आपका। ठीक है, आप चाहे जितनी मर्जी दलीलें आपके पास हैं को एजुकेशन के फेवर में, आपने पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब आपके पास जितनी मर्जी क्लेम्स हैं अगेंस्ट को एजुकेशन, लेकिन वो देने के बाद थर्ड बॉडी पैराग्राफ आपने ऑपोजिट पे लिखना है। अब ये है कि जो 2 पैराग्राफ आप लिख रहे हो, जो आपकी बात है, चाहे फेवर है चाहे अगेंस्ट है, वो आप लिख रहे हो, आपकी अपनी जात, आपकी सोच लिख रही है। जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ है, टेक्निकली तो उस वक्त हम ही टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो सोच है, जो वर्ड्स हैं, जो क्लेम है, वो आपके नहीं है। आप हमेशा थर्ड बॉडी पैराग्राफ या जो भी आपका ऑपोजिट का सेक्शन होता है वो इस तरह स्टार्ट करते हो कि सम पीपल, माइनॉरिटी पीपल बिलीव, few people या marginal people of this world are of this view। मैं नहीं कह रहा, मेरी राय जो थी अगेंस्ट या फेवर की वो मैंने अपने 2 पैराग्राफ में लिख दी है। ऑपोजिट लिखना क्योंकि जरूरी है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में, तो अगेन ये तीसरा सेक्शन मैं नहीं लिख रहा। कुछ लोगों का मानना यह है कि भी ऐसा भी हो सकता है। तो ये अगर आप थर्ड बॉडी पैराग्राफ अपना, इसका ऐसे मैंने पढ़ाने का मकसद ये था कि फर्स्ट 2 बॉडी पैराग्राफ्स आप जब पढ़ते हो तो वो राइटर की मर्जी के हैं। जब तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हो आप लोग बॉडी पैराग्राफ, तो वो राइटर की मर्जी का नहीं है, वो राइटर की मर्जी के ऑपोजिट बात कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा है कि दिस इज नॉट माई थॉट, ये मेरे व्यूज नहीं, मानना नहीं है। कुछ लोग जो हैं, जैसे यहाँ मेरे ख्याल से पेरेंट्स का उसने जिक्र किया कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह हमने थर्ड सेक्शन अपना रिफ्लेक्ट करके लिखना है कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज नॉट माय आइडिएशन, इट्स समथिंग कि दुनिया में ये चीज भी होती है और हमने उसको इतनी अहमियत नहीं देनी, तो आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ के कम होंगे एज कम्पेयर टू योर बॉडी पैराग्राफ, क्योंकि आप उसके ऊपर लिख रहे हो, चाहे वो फेवर है चाहे वो अगेंस्ट है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो आप लोगों ने चैप्टर सॉरी ऐसे पढ़ा है, स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, फायदेमंद रहता है, सक्सेसफुल रहते हैं स्टूडेंट, तो ये राइटर ने फेवर में लिखा है इस टॉपिक के कि अगेंस्ट में लिखा है, कि इज ही और शी इन फेवर कि हाँ बच्चों को बाहर जाना चाहिए और सक्सेसफुल रहते हैं बच्चे? फेवर में है, 2 बॉडी पैराग्राफ आपके फेवर में, तीसरा उन्होंने ऑपोजिट में लिखा है क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी थी और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन दे दिया। तो हमने अपने आर्गुमेंटेटिव राइटिंग को इसी तरह ऑप्ट करना है। अगर आप लोग आर्गुमेंटेटिव राइटिंग पे जाते हो, इंट्रो लिखेंगे पहले हम, उसके बाद वट एवर वी आर इन फेवर और अगेंस्ट, ठीक है, फॉर हो या अगेंस्ट, तो उसके बारे में अपने आइडिएशन अपनी करनी है, पहले राइट हैंड साइड पे अपने बॉक्सेस में अपने आइडियाज डालने हैं और उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए आपने अपना टीचर राइटिंग करना है ऐसे का। इधर तक क्लियर है? वो रूल नहीं है, वो बॉक्सेस देंगे वो राइट हैंड साइड पे आपको, वो जो हमने आपके साथ थोड़ा लेट ज्वाइन किया है काम ना, तो हमने वो इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर पेपर्स शेयर किया था ना, मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट्स उसकी, तो और उसके अलावा आप लोगों के साथ मैंने लिंक्स भी शेयर किए थे कि आईटेक के पेपर सैंपल डाउनलोड कर लो, किसी बच्चे ने अभी तक नहीं किया, यानी कि सबने कर लिया, नहीं किया है, आप रहते हो तो आप कर लो डाउनलोड। तो जब मैं पूछूं कितने बच्चे ने नहीं किए हैं तो हाथ रेज करते ना, तो करें बच्चे, ताकि वो आइडिया कि किस तरह का आपका विंडो है। यहाँ तो है लेकिन इधर सिर्फ एक क्लास लेने का कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, वरना तो हम कल ले भी लेंगे, आपको तो मैं दोबारा दिखा भी दूंगी इधर। ओके, आर्गुमेंटेटिव क्लियर है। कॉज एंड इफेक्ट को हमने कैसे लिखना है वो सारा कुछ, वो हम उसको जो है ना वो बाद में डिटेल में बात करेंगे, पहले हमने आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के ऊपर बात करनी है। अच्छा, अभी हम दोबारा आते हैं उसी ऐसे के ऊपर जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है।
लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ का लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ये जरा 400 वर्ड्स का ऐसे है, तो इस वजह से सारे पैराग्राफ्स काफी बड़े बड़े हैं। हमने सिर्फ 150-180 वर्ड्स का लिखना है, तो हमारे पैराग्राफ्स बहुत छोटे होंगे। तो ये फील ना आप लोगों को आए कि इतना लंबा चौड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। दो दो तीन तीन सेंटेंसेस भी बहुत होंगे आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए। इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपना मेन पॉइंट करते हैं और हम उसकी डिटेल्स एज सच नहीं बताते। जो हमने आगे पैराग्राफ के अंदर लिखनी है वो हम पैराग्राफ्स के अंदर ही बताते हैं। जैसा कि हमने लेटर राइटिंग में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सिर्फ बताया है, इलेबोरेट किया है अपनी सब्जेक्ट लाइन को कि किस लिए मैं लिख रहा हूँ, रीजंस हमने सेकंड पैराग्राफ में लेटर में दिए थे। सेम इज द केस कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉडी पैराग्राफ में होगी। इंट्रो पैराग्राफ के अंदर हम लिटरली सिर्फ अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर आपको याद हो, हमने टॉपिक सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, कि जिससे आइडिया होता है कि राइटर किस पॉइंट के ऊपर ये पैराग्राफ लिखने वाला है। अच्छा, अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर जो अच्छे ऑथर्स होते हैं, what they do is they do not start their introductory paragraph ऐसे का स्टार्ट वो टॉपिक से नहीं करते, वो एक जर्नलाइज्ड बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैं आप लोगों की राय ले रही हूँ को एजुकेशन के बारे में, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग को एजुकेशन से स्टार्ट करो, आप एजुकेशन के ऊपर एक जर्नलाइज सेंटेंस लिखें एंड देन यू मूव ऑन टू योर टॉपिक वेदर यू आर इन फेवर और अगेंस्ट को एजुकेशन। अगर हम यहाँ वाली बात बाय चांस एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कि जी हाँ ये अच्छा आइडिया है कि बच्चों को बाहर भेजना चाहिए एंड ऑल दैट, किस लिए भेजना चाहिए, एजुकेशन के लिए, तो हम इस वाले सब्जेक्ट के लिए भी एजुकेशन से एक जर्नलाइज सेंटेंस से स्टार्ट करके देन यू कैन मूव ऑन टू योर मेन टॉपिक। दिस इज आइडियली डन। लेकिन किसी वजह से अगर जर्नलाइज सेंटेंस नहीं आ रहा इन टॉपिक का, तो सब्जेक्ट जब आपको मिलता है ऐसे का, तो आप अपना उसको स्किप करके यू कैन स्टार्ट विद योर टॉपिक सेंटेंस। कि आपका जो भी टॉपिक है उसी से आप अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर लो, अगर माइंड में उस वक्त कोई जर्नलाइज सेंटेंस नहीं आ रहा। ठीक है, अव्वल तो आ जाता है, लेकिन अब हम इसके ऊपर मजीद कल काम करेंगे। 12:30 हो गए हैं कि आपने अपने ओन वर्ड्स में है टॉपिक जो आपका है वो आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। इंट्रोडक्टरी की पहली लाइन के अंदर किस तरह आपने उसको पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लाने की जरूरत है, वो कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे साथ में इफ आई फॉरगेट, मुझे ये याद दिला दीजिएगा कि मैंने आप लोगों के साथ पेपर को भी ओपन करना है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड पे बॉक्सेस हैं वो बच्चों को जरा एक दफा दोबारा दिखाने के राइटिंग पे आ रहे हैं कि कितने बॉक्सेस हैं जो हमने फिल करने हैं और उन बॉक्सेस में हमें क्या क्या चीजें डालनी है और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स डालने हैं। तो इफ आई फॉरगेट तो मुझे याद दिला दीजिएगा, यहाँ वो अपना कोड लगा के ना तो पेपर ऑनलाइन ओपन कर लेंगे, ताकि वो एक दफा पहले चीजें समझ में आए, उसके ऊपर फिर हम काम करना शुरू करेंगे कि कैसे पैराग्राफ लिखना है, क्या नहीं है, कौन से टॉपिक्स होंगे, पहले चीज समझ। करंट इश्यूज पे बिल्कुल आ सकता है, इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर आ सकता है, आपके आई डोंट थिंक जो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर वो डिस्कस नहीं करते। आ सकता है, बहुत कम चांसेस हैं बट आ सकता है, कम चांसेस है। वो मैं कह रही हूँ कि इस तरह पॉलिटिकली या वो नहीं होंगे, वो एक जर्नलाइज तरीके से आपसे पूछ लेंगे कि जी कोविड से के बाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा था एंड इकोनॉमी के ऊपर क्या जो है ना वो उसके असरात रहे हैं कोविड के, और अनएम्प्लॉयमेंट के वैसे सोसाइटी के ऊपर क्या असरात रहते हैं, तो वो जर्नलाइज करके पूछेंगे, वो इतना जो डायरेक्ट होकर बात करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक इस तरह के कोई टॉपिक्स आए नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो, क्योंकि कितने अप्स एंड डाउन हमारे पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान में ही हो गए हैं। तो ऐसा कोई जो है ना वो टू द पॉइंट बात उन्होंने नहीं की है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए। हो सकता है बिल्कुल, इकोनॉमी के ऊपर आए हैं कोविड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आए हैं कोविड से रिलेटेड, कि हेल्थ क्या क्या कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है हेल्थ के ऊपर ओवरऑल दुनिया के ऊपर। तो आपने टॉपिक प्लीज समझना है कि अगर तो वो पाकिस्तान का वर्ड उन्होंने डाला टॉपिक में, तो देन यू नीड टू रिवॉल्व अराउंड पाकिस्तान। वो डाल सकते हैं कि इकोनॉमी नाउअडेज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है कि जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज बूस्टिंग
तो आप उसके फेवर में भी बात कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट में भी बात कर सकते हो। सेम पाकिस्तानी इकोनॉमी को लेकर वो कॉज एंड इफेक्ट का टॉपिक भी दे सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी गोइंग डाउन, डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का क्या कॉजेज और रीजन है। अगर तो वो पाकिस्तान का वोट डाल रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा ऐसे हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर मूव करना है। अगर वो जर्नलाइज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेज जनरली सीन फॉर द डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो वर्ल्ड का वर्ड डाला है उन्होंने। इसका मतलब है कि हमारा पूरा का पूरा पाकिस्तान के ऊपर ऐसे नहीं होना चाहिए, लिखेंगे तो हम इकोनॉमी के ऊपर ही कॉजेज भी बता देंगे, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर होगा तो नंबर्स कम आएंगे। इस वजह से कि वो ये कहेंगे कि हमने तो इकोनॉमी की, ये बंदा तो पाकिस्तानी को लेके बैठ गया। पाकिस्तान की बात आप डाल सकते हो एक आध सेंटेंस के अंदर, क्योंकि जर्नलाइज जब बात हो रही है दुनिया के अंदर पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है, बट सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अगर लिख के आओगे तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। और इसी तरह उल्टा है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात की है और हम जर्नलाइज उसको करके और पाकिस्तान का बस एक आध सेंटेंस डाल दिया तो भी मार्क्स कम आ जाएंगे। तो टॉपिक को समझना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू राइट समथिंग ऑन इट। तो डोंट बी कॉन्फिडेंट कि मैंने 150 वर्ड्स लिखा है, मेरा मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि ग्रामर भी ठीक ही होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पॉइंटर्स सही ना बने हो और आपका टॉपिक आपको समझ में ना आया, आपकी गड़बड़ हो गई हो। तो ये सिर्फ वन नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पूरे हैं तो इस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। ये 2 घंटे के अंदर मैंने पेपर पूरा कर दिया था। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि फिर बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज लगती है, खुदा ना खास्ता अगर बंदा पास नहीं होता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। इसीलिए रीचेक का एलिमेंट है ना कि आपने अपने काम को रीचेक करना है कि कहीं कोई चीज ऐसी वैसी तो टाइप नहीं कर दी है, जो मैंने आइडियाज बनाए थे, जो प्लानिंग की थी उसी के हिसाब से मैंने अपना ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा। तो मल्टीपल काम होंगे ऐसे और लेटर लिखने के बाद भी दैट यू नीड टू गो एंड, तो हमने टाइम उसमें से निकालना होगा। अभी अब 1-2 दिनों में मैं आप लोगों के साथ अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम भी शेयर कर दूंगी कि कितना टाइम आप कितने क्वेश्चन को दो तो आपके बाकी क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे और बाकी क्वेश्चंस के लिए भी सफिशिएंट टाइम बचेगा। तो वो एक अप्रोक्सीमेट वो भी मैं ड्यूरेशन आपको बता दूंगी कि इतने मिनट से ज्यादा आप इस क्वेश्चन को ना दो क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल होल्ड है लैंग्वेज पर, वो भी इतने मिनट में कर लेगा, तो फिर इससे ज्यादा तो करने की जरूरत ही नहीं। वो इंशाल्लाह मैं कल फिर शेयर करूंगी आपको। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, हम करते हैं छुट्टी। अच्छा, एक टास्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ जिसके ऊपर एक एक क्वेश्चन मैं कल आप लोगों से पूछूंगी। यही जो आप लोगों के पास अभी ऐसे है, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, ठीक है, वो आप लोग ने जरा ध्यान से पढ़ के आना है और मुझे ये बताना है कि कौन से सेक्शन में वो बात कर रहा है अपने पॉइंट्स की, कौन से सेक्शन में वो बात कर रहा है ऑपोजिट वाले पॉइंट्स की, और क्या उसने दोनों पॉइंट्स को डाला भी है कंक्लूजन के अंदर के नहीं डाला है। में हमने सारी चीजें डालनी होती हैं, ऐसे की कंक्लूजन में हम सारी चीजें डालते हैं, यानी कि हमने अच्छी बातें लिखी हैं, बुरी बातें लिखी हैं, वो दोनों डालेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी बातें लिखनी है और नेगेटिव बातें नहीं डाली हैं, या नेगेटिव बातें लिखनी है तो अच्छी बातें नहीं डाली। जो भी हमने प्लस माइनस बात की है, ऊपर कॉजेस की बात की है, तो इफेक्ट्स भी एंड में डालोगे आप कंक्लूडिंग में, ये नहीं कि सिर्फ कॉजेस की बात कर लोगे। तो ये हमने चेक करके मुझे बताना है कि कहाँ उसने अपना जो है वो फेवर ऑफ द टॉपिक पे उसने सेंटेंसेस लिखे हैं, कहाँ वो अगेंस्ट में किया है कंक्लूजन के अंदर और आया गया भी है कि नहीं गया। ये आपको ओवरऑल कंक्लूजन लग रहा है कि उसने ठीक लिखा है? इसके ऊपर थोड़ा सा हम कल बात करेंगे। चलिए ओके, आई विल ट्रैक माय बैक। बेटा सारे तो एक वीक में नहीं कर पाओगे आप लोग। अब आप लोग कहाँ तक पहुंचे हो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में? जो 7 पेज की डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें से कर लेते हैं फिर। जो असाइनमेंट आप लोगों की थी ना 7 पेज डॉक्यूमेंट, सबके पास है? किसी बच्चे ने लेट तो ज्वाइन नहीं किया ग्रुप के जिसके पास वो 7 पेज डॉक्यूमेंट ना हो वोकैबुलरी का? फिर एंड पे नहीं हो कि मिस मेरे पास तो नहीं था। दोबारा कर दूं एक दफा? चलो मैं दोबारा कर दूंगी, या टैग कर दूंगी या मैं उसको दोबारा से सेंड कर दूंगी, मगर वो सिर्फ पेपर उससे रहेगा
उसके अलावा भी आपके इडियम्स भी होंगे और फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस भी होंगे। प्रीफिक्स सफिक्स में इस वजह से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा जगह ले लेंगे क्वेश्चन वहां, तो फिर मुझे 50 मार्क 50 एमसीक्यूज बनाऊं तो मैं उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स भी डाल दूं। वो अभी इतने आते नहीं है, तो जो ज्यादा चीजें आ रही है वोकैबुलरी की वो मैं डालना चाहूंगी आप लोगों के टेस्ट। और उसको प्रीफिक्स को सफिक्स को आप अपना घर पे जो है ना वो तैयारी कर सकते हो। वर्ड मीनिंग भी मैं डालूंगी, यस, वो आपको मैं इंशाल्लाह बता दूंगी। वर्ड मीनिंग तो मैंने आपको कल से कहा था कि थोड़ा सा उसके ऊपर भी वोकैबुलरी वाले चैप्टर में तैयारी करना शुरू करो। वर्ड उसके आगे मीनिंग लिखी हुई है और उसके आगे उन्होंने सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं ताकि बेहतर तौर पर समझ में आए। तो नेक्स्ट टेस्ट में वर्ड मीनिंग भी होगा, वोकैबुलरी एंटोनिम सिनोनिम्स वाली, और आपकी वर्ड मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच। एक तरह से हो जाते हैं, लेकिन वो आपसे दोनों तरीकों से वो सिनोनिम दे देंगे या फिर आपको लफ्ज दे देंगे और उसके नीचे मीनिंग पूछ देंगे। है वो चीज सेम ही, लेकिन वो दो तरीके हैं आपसे सवाल करने के, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है बेसिकली। कभी कभी वो दोनों ही दे देंगे। पिछले क्वेश्चन में एंटोनिम्स और सिनोनिम पूछा होगा, अगला वाला जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है उसमें वर्ड दे दिया और उसकी मीनिंग पूछ दी। है, लेकिन ये दिए इस वजह से होते हैं बच्चों की सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। पेपर में नहीं आएंगे आपके, कि बच्चे को ये पता है कि ये लफ्ज मेरे पास हैं और इनको किस तरतीब से किस प्लेसमेंट के तरह मैंने लिखना है, नंबर 1 2 3 पे कौन सा आएगा कि वो बेहतर एक ग्रामेटिकल सेंटेंस बना सके वो बच्चा। तो ये आप समझो कि क्लास एक्टिविटी के करने में नहीं आता। वी हैव नो आइडिया अबाउट करंट इशू। तो इसका ये मतलब है ना कि बच्चे करंट इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। करंट इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, तो ये कुछ हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन बारे में थोड़ा सा कि एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में कोई चेंज आई है नहीं आई है। तो करंट अफेयर से थोड़ा सा इन टच रहने की जरूरत है कि आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ लो, जर्नलाइज ना थोड़ा सा। और कुछ जो परसों मैंने आप लोगों के साथ असाइनमेंट एक शेयर की है सर काशिफ की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर जो एसेज और लेटर्स और ईमेल्स वगैरह के टॉपिक है आप समझो वो काफी हद तक रिपीटेडली, तो उसमें से भी आप चेक कर सकते हो एसेज के टॉपिक। बेटा आज मेरा एंट्री हुई है गूगल क्लासरूम पे, तो वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगी। कुछ काफी चीजें तो व्हाट्सएप पे भी हैं, कुछ बच्चों को व्हाट्सएप सूट करता है, कुछ को गूगल सूट करता है। तो आज रात तक इंशाल्लाह मैं सारा स्टडी मटेरियल जो है ना वो एक ही मैसेज के साथ आप लोगों को अपलोड, जिसमें वो चीजें भी होंगी जो अभी हमने नहीं की, यानी कि चैप्टर 6 तक की सारी चीजें होंगी उसके। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं।